गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्वों में टॉपिक अभिप्रेरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन, के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको अभिप्रेरण या मोटिवेशन का अर्थ पता होना चाहिए। अगर हम जनरल भाषा में उपयोग करें तो मोटिवेशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति को जागृत करना। अर्थात अभिप्रेरण एक ऐसी मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, कार्य संतुष्टि प्रदान करती है और उसे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। रॉबर्ट ड्यूरिंग कहते हैं कि अभिप्रेरण उन शक्तियों का समूह है जो किसी संगठन में एक व्यक्ति को काम करने तथा उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात किसी भी संगठन में ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, ऐसे कौन कौन से अभिप्रेरण के अंग हैं जिसके माध्यम से कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो एक ही इच्छा शक्ति के तरह होती है। अभिप्रेरण समझने के बाद हम पढ़ेंगे अभिप्रेरण के प्रकार क्या होते हैं। किसी भी संगठन में अभिप्रेरण के 4 प्रकार होते हैं: धनात्मक अथवा सकारात्मक, ऋणात्मक अथवा नकारात्मक अभिप्रेरण, मौद्रिक अभिप्रेरण, अमौद्रिक अभिप्रेरण। सबसे पहले प्रकार की हम बात करते हैं तो वह है धनात्मक अथवा सकारात्मक अभिप्रेरण। धनात्मक, सकारात्मक, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ सकारात्मक प्रवृत्तियां इसमें प्रयोग करी जाएगी। धनात्मक अथवा सकारात्मक अभिप्रेरण का अर्थ होता है कि कर्मचारियों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना जिससे उसमें कार्य करने की इच्छा जागृत करे। तो उसको मोटिवेशन इस प्रकार से देना जैसे कि उसकी जो कार्यदशा है, कार्यदशाओं के माध्यम ऐसा कार्यदशाएं दी जाए जिससे कि वो कार्य को अच्छी प्रकार से कर सके, उसकी प्रशंसा की जाए समय समय पर, उसे प्रशंसनीय पत्र दिए जाएं तो इसके माध्यम से एक धनात्मक या सकारात्मक अभिप्रेरण हो सकता है। दूसरा है ऋणात्मक अथवा नकारात्मक अभिप्रेरण। ऋणात्मक अथवा नकारात्मक अभिप्रेरण में कर्मचारियों को भय दिखाकर, डर दिखाकर के कार्य करवाया जाता है। इसे कहते हैं ऋणात्मक अथवा नकारात्मक अभिप्रेरण। उन्हें डर या भय दिखा करके, जैसे कि उसे पद से उसे अवनत कर दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। इस प्रकार से ऋणात्मक अथवा नकारात्मक अभिप्रेरण करके कर्मचारियों से कार्य करवाया जाता है। तीसरा है मौद्रिक, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, मुद्रा के रूप में। इस प्रकार के अभिप्रेरण में कर्मचारियों को मुद्रा के माध्यम से उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है, जैसे कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाती है, उनको बोनस दिया जाता है, उनको प्रीमियम की राशि दी जाती है, जिसके माध्यम से वो अपने आप अभिप्रेरित होते हैं और कार्य करते हैं। चौथा है अमौद्रिक अभिप्रेरण। अमौद्रिक अभिप्रेरण का अर्थ है कर्मचारियों को वेतन या बोनस ना दे करके उन्हें कुछ इस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए कि वो अपने कार्य के लिए प्रेरित हो। तो उसमें उन्हें प्रशंसा पत्र के माध्यम से उनके कार्य की प्रशंसा करके या अन्य माध्यम से अभिप्रेरित किया जा सकता है कार्य करने के लिए। तो इसे कहते हैं अमौद्रिक अभिप्रेरण। अब जो अभिप्रेरण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? अभिप्रेरण का उद्देश्य होता है कर्मचारियों को मनोबल को बढ़ाना। साथ ही साथ अभिप्रेरण से क्या होता है, सहयोग की भावना जागृत होती है। कर्मचारी और अधिकारी जो होते हैं आपस में मिलकर कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्य को किस प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है, वो बिना सहयोग व समन्वय के नहीं हो सकता है। तो अभिप्रेरण के माध्यम से कर्मचारियों और अधिकारियों में सहयोग की भावना जागृत होती है। अभिप्रेरण के माध्यम से सहकारिता की भावना भी जागृत होती है। अर्थात कर्मचारी अधिकारियों को ये लगता है कि हमें कर्मचारियों को साथ में लेकर के कार्य करना चाहिए, तो ये भावना भी
अभिप्रेरण के माध्यम से जागृत होती है। दूसरा पॉइंट है अभिप्रेरण की विधियां एवं तकनीक। विधियों एवं तकनीकों से अर्थ है कि किस प्रकार की विधियां या किस प्रकार की तकनीकें संस्था में या संगठन में काम लिए जाए जिससे कि अभिप्रेरण बढ़ सके। तो सबसे पहले जो विधि है जिसके माध्यम से अभिप्रेरण को बढ़ाया जा सकता है वो है उद्देश्यों के स्पष्टीकरण द्वारा। कहने का अर्थ है कोई भी संगठन है उसका कोई भी उद्देश्य या लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। जब उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कर्मचारियों के समक्ष होगा तो वो अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। उसके उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के द्वारा ही कर्मचारियों में अभिप्रेरण बढ़ता है। तो उद्देश्यों के स्पष्टीकरण द्वारा एक प्रबंधक जो होता है वो कर्मचारियों को आसानी से अभिप्रेरित कर सकते हैं। दूसरी तकनीक है कुशल नेतृत्व द्वारा। जैसा कि हमने बताया कि जो एक अधिकारी जो होता है वो एक नेता की भांति होता है जो कि कर्मचारियों को समय समय पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक कुशल नेता के रूप में अधिकारी को कर्मचारियों को नेतृत्व करना चाहिए, उसे कार्य के बारे में बताना चाहिए, उनमें सहयोग की भावना जागृत करनी चाहिए। तो एक नेतृत्व द्वारा भी अभिप्रेरण को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करना चाहिए। उसे कर्मचारियों के मध्य जाकर के उन्हें अलग अलग कार्य देने चाहिए जिससे कि उनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और वो अभिप्रेरित हो सके। चौथा है सहकारिता के द्वारा भी कर्मचारियों और अधिकारियों में सहयोग की भावना जागृत होती है जिससे कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करा जा सकता है। पांचवी तकनीक है चुनौती द्वारा। चुनौती द्वारा कहने का मतलब है कि संगठन में जो भी कार्य होता है एक चुनौती की भांति होता है। तो प्रबंधक को कर्मचारी को जब कार्य दिया जाता है तो उसे एक चुनौती मान करके कर्मचारियों को कार्य करना चाहिए। अगर एक चुनौती मान करके कार्य किया जाएगा तो वह कार्य अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। तो चुनौती के माध्यम से भी अभिप्रेरण किया जा सकता है। छठा है प्रेरणाओं द्वारा। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा जो होता है वो प्रबंधकों के माध्यम से कर्मचारियों को दी जाती है। तो प्रबंधक मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं के द्वारा भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकता है। अन्य तरीकों के माध्यम से भी अभिप्रेरण किया जा सकता है जैसे कि कर्मचारियों की कार्य की दशाएं अनुकूल करके उनको पदोन्नति दे करके उनको प्रशंसनीय पत्र दे करके या अन्य किसी माध्यम के द्वारा भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये कुछ तकनीकें हैं जिसके माध्यम से कर्मचारियों में अभिप्रेरण जागृत किया जा सकता है जिसमें उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, कुशल नेतृत्व द्वारा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सहकारिता द्वारा, चुनौती द्वारा, प्रेरणाओं द्वारा और अन्य तरीके जैसे कि पदोन्नति, कार्यदशा एवं प्रशंसनीय पत्रों के माध्यम से भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। अब कुछ विचारधाराएं हैं जो कि कुछ पुरानी विचारधाराएं हैं और कुछ नई विचारधाराएं जिससे कि अभिप्रेरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिप्रेरण की परंपरागत विचारधारा। अभिप्रेरण की परंपरागत विचारधारा तीन प्रकार से है। पहली जो विचारधारा है वह है भय एवं दंड की विचारधारा। दूसरी विचारधारा है पुरस्कार का सिद्धांत। तीसरी है कैरेट व स्टिक। तो पहली विचारधारा के बारे में हम पढ़ेंगे। भय एवं दंड की विचारधारा का अर्थ है प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को भय एवं दंड दिखा करके उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है या उनसे कार्य करवाया जा सकता है। भय दंड का अर्थ है कि कर्मचारियों को धमकी देकर के या उन्हें भय दिखा के अगर उन्होंने कार्य समय पर पूरा नहीं किया तो उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। साथ ही साथ उनके
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिससे कि कर्मचारी डर करके कार्य करेगा और जल्दी कार्य करने की कोशिश करेगा। दूसरी जो विचारधारा है, दूसरी परंपरागत विचारधारा है पुरस्कार का सिद्धांत। पुरस्कार का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। पुरस्कार मतलब उसे समय समय पर उसके कार्य में, यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसे कुछ पुरस्कार देकर के, नगद राशि देकर के भी कार्य कराया जा सकता है, उसे बोनस देकर, प्रीमियम देकर के भी कार्य कराया जा सकता है। तो पुरस्कार के माध्यम से भी अभिप्रेरण किया जा सकता है। तीसरी है कैरेट व स्टिक। कैरेट व स्टिक एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कर्मचारियों को भय के माध्यम से, डर के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है और एक बाउंडेशन होती है कि उसे कार्य करना ही होगा। तो कैरेट व स्टिक विचारधारा जो भय पर आधारित विचारधारा है। ये तो बात हुई अभिकरण की परंपरागत विचारधारा। ये तीन विचारधाराएं हैं जिनको परंपरागत विचारधाराओं के नाम से जाना जाता है। भय, दंड की विचारधारा, पुरस्कार का सिद्धांत, कैरेट व स्टिक। अब हम बात करते हैं आधुनिक विचारधारा कि जो अभिकरण की आधुनिक विचारधारा किस प्रकार की है। तो इसमें दो विचारधारा है। पहली है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत और दूसरा है मैकग्रेगर का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। तो एक विचारक रहे हैं मैस्लो, जिन्होंने की अभिप्रेरण की आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी के समान की एक व्यक्ति जो होता है उस पर उसकी किस किस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। तो हम मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत पढ़ेंगे। ये एक सोपान भी आगे होता है। तो ये इस प्रकार से एक सोपान के भागी होता है। तो मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत कहता है कि जो एक व्यक्ति होता है उसकी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती है। शारीरिक, दूसरी है सुरक्षा, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता। या सोपान के माध्यम से बनाए इस तरह का डायग्राम बना के। फिर है सम्मान आवश्यकताएं। फिर है स्वयं पहचान आवश्यकता। तो सबसे पहले जो आवश्यकता है वो शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति संगठन में यदि कार्य करता है तो उसकी कुछ आवश्यकता होती है कि यदि वो कार्य करेगा तो उसके बदले उसे वेतन मिलेगा, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण कर सकता है। तो सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वह है किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन में कार्य करने वाले की उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। दूसरी है सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ है कि किसी संगठन में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे सुरक्षा चाहिए, उसे कार्य दशाओं के माध्यम से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जहां वो कार्य कर रहा है उसे निश्चित होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कार्य आगे करता रहूंगा। तो ये सुरक्षा की भावना भी
एक अभिप्रेरण के माध्यम से होती है। तीसरी जो सोपान सिद्धांत है, उसमें तीसरा जो आवश्यकता है वो है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता मतलब कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है जो समाज में रहता है, तो उसकी सामाजिक आवश्यकता भी होती है। चौथा है सम्मान। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है या जो भी व्यक्ति समाज में रहता है, उसे एक सम्मान की आवश्यकता होती है। जहाँ वो कार्य कर रहा है उसे रेस्पेक्ट मिले, तो एक सम्मान आवश्यकताएं भी होती हैं। स्व पहचान की आवश्यकता भी व्यक्ति में होती है कि वो अपनी खुद की पहचान बना सके। तो ये है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। आप मैस्लो की आवश्यकता सोपान सिद्धांत को इसी माध्यम से समझाएं। पहले आपने शारीरिक आवश्यकताएं, फिर दूसरी सुरक्षा आवश्यकता, फिर तीसरी सामाजिक आवश्यकता, फिर चौथी सम्मान आवश्यकता, स्व पहचान आवश्यकता। इस प्रकार से आवश्यकता सोपान सिद्धांत हुआ। ये इस प्रकार से आवश्यकताएं बढ़ती है। अब हम बात करते हैं मैकग्रेगर के सिद्धांत के बारे में। मैकग्रेगर का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति है उससे सकारात्मक रूप से भी कार्य करवाया जा सकता है, सकारात्मक अभिप्रेरण के माध्यम से भी कार्य कराया जा सकता है, और नकारात्मक अभिप्रेरण के माध्यम से भी कार्य कराया जा सकता है। तो मैकग्रेगर ने दो सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है एक्स, और दूसरा है वाई सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर आ सकता है कि मैकग्रेगर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। अब हम मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत के बारे में बात करें तो मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत जो होता है वो नकारात्मक विचारधारा या नकारात्मक अभिप्रेरण पे आधारित होता है। मैकग्रेगर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो काम से बचना चाहता है, तो उसे काम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए नकारात्मक अभिप्रेरण देना ही होता है। उसे नकारात्मक माध्यम से अभिप्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि उसे डराकर, धमकाकर, या उसे अपने पद से हटाने का भय दिखाकर कार्य करवाया जा सकता है। तो एक्स सिद्धांत जो होता है वो नकारात्मक अभिप्रेरण पे आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति है वो स्वभाव से कार्य से बचना चाहता है, तो उससे किस प्रकार से कार्य कराया जाए, ये एक्स सिद्धांत कहते हैं। मैकग्रेगर का दूसरा जो सिद्धांत है वो है वाई सिद्धांत। वाई सिद्धांत जो है वो धनात्मक अभिप्रेरण पे आधारित होता है। मैकग्रेगर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है ऐसा नहीं है कि वो कार्य से बचना चाहता है, कार्य से बचना ही कोई उपाय नहीं। कुछ व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने की भी आवश्यकता होती है, तो उसे धनात्मक अभिप्रेरणा के माध्यम से भी अभिप्रेरित किया जा सकता है और कार्य करवाया जा सकता है। धनात्मक अभिप्रेरणा हम पढ़ चुके हैं कि धनात्मक अभिप्रेरणा जो होती है वो व्यक्तियों को मोटिवेट करने के लिए होती है। उनकी कार्य की दशाएं किस प्रकार की हो, उनको कार्य दशा, उनको एटमॉस्फेयर किस प्रकार से मिल रहा है कर्मचारियों को, वो भी काफी हद तक अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। तो मैकग्रेगर का जो एक्स सिद्धांत है वो नकारात्मक अभिप्रेरण पे आधारित है, और जो वाई सिद्धांत है वो धनात्मक अभिप्रेरण पे आधारित है। अभिप्रेरणा के कौन कौन से घटक होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो लिखिए अभिप्रेरणा के घटक। अभिप्रेरणा के जो घटक होते हैं वो दो प्रकार से हैं, मौद्रिक
और अमौद्रिक। तो मौद्रिक घटक में जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो मौद्रिक घटक होते हैं उसमें जो कर्मचारी हैं उनको उनकी वेतन में बढ़ोतरी करके उनको उनके बोनस दे करके या प्रीमियम के माध्यम से भी अभिप्रेरित किया सकता है। तो वेतन, प्रीमियम, बोनस, इनके माध्यम से अभिप्रेरण किया जा सकता है। तो ये जो घटक हैं वो किसी भी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अमौद्रिक घटक में दर दिखाकर, व्यय दिखाकर कार्य करवाया जा सकता है। तो ये दो घटक है जिसके माध्यम से कर्मचारियों से संगठन में कार्य किया जा सकता है, कराया जा सकता है तथा उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो निष्कर्ष के रूप में यदि हम बात करें तो अभिप्रेरण जो होता है वो एक मनोवैज्ञानिक या मानवीय संवेदना पे मनोवैज्ञानिक उत्तेजना होती है जिसमें कर्मचारियों को कार्य करने के लिए, उन्हें कार्य संतुष्टि प्रदान करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों को केवल ऋणात्मक रूप से अभिप्रेरित किया जा सके। तो जो कार्य दशाएं होती हैं उसके अनुरूप कर्मचारियों को समय समय पर अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। छोटे प्रश्न में हम बात करें तो अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए। या फिर दूसरा जो प्रश्न है वो बन सकता है कि अभिप्रेरण के मैक लेकर के एक्स सिद्धांत को समझाइए। या फिर मैक लेकर के वाई सिद्धांत को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है। तो मैकग्रेगर का जो आपको दोनों सिद्धांत बताएं, एक्स और वाई सिद्धांत, वो अच्छे से पढ़ लें। या फिर ये भी आ सकता है कि जो एक्स सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का एक्स सिद्धांत, अभिप्रेरणा का एक्स सिद्धांत किसने दिया? या फिर अभिप्रेरणा का वाई सिद्धांत किस विचारक ने दिया? तो इस प्रकार से छोटे प्रश्न बन सकते हैं। अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए, मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत को समझाइए, मैकग्रेगर के वाई सिद्धांत को समझाइए, अभिप्रेरण का एक्स सिद्धांत किसने दिया, या फिर अभिप्रेरण का वाई सिद्धांत किस विचारक ने दिया। तो इस प्रकार से आपके लघुत्रात्मक प्रश्न
बन सकते हैं। अगर हम बड़े प्रश्न की बात करते हैं, निबंधात्मक प्रश्न की यदि हम बात करें, जो कि 20 मार्क्स का होता है आपका, तो निबंधात्मक प्रश्न में अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए। अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए। अभिप्रेरण के उद्देश्यों, महत्व, प्रकारों एवं विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। सविस्तार वर्णन कीजिए, सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो पहला प्रश्न जो बनता है आपका निबंधात्मक प्रश्न में वो है अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए, जिसमें आपको अर्थ और परिभाषा दोनों समझानी है। अभिप्रेरण के उद्देश्यों, महत्व, प्रकारों, उनकी विधियों या फिर तकनीकों, विधियों को तकनीकी भी आ सकता है, का सविस्तार वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये हुआ निबंधात्मक में। दूसरा जो प्रश्न है वह है अभिप्रेरण अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए। अभिप्रेरण के मैक्सवेल के एक्स एवं वाई सिद्धांत का सिद्धांत की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो दूसरा जो प्रश्न है अभिप्रेरण से संबंधित, अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए, मैक्सवेल के एक्स एवं वाई सिद्धांत को समझाइए। तो ये दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से बन सकता है। तीसरा जो प्रश्न है अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए। ये जो मैं प्रश्न आपको लिखवा रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको
प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। अभिप्रेरण का अर्थ जो समझाइए तथा मैस्लो के आवश्यकता सोपान सिद्धांत सिद्धांत का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आप इसमें अभिप्रेरण का अर्थ समझा देंगे, जिसमें कि आप उसकी परिभाषाएं, उद्देश्य, महत्व समझाने के बाद मैस्लो के आवश्यकता सोपान सिद्धांत में वो डायग्राम बनाए, जो कि मैंने आपको सोपान सिद्धांत सुरक्षा, जिसमें 5 सोपान बनाए थे मैंने, सुरक्षा, आवश्यकता, सम्मान, स्वयं पहचान, ये सभी आप उसमें समझाइए, फिर उनको अलग से डिस्क्राइब कीजिए। इसी प्रकार मैग्नेटर का एक्स और वाई सिद्धांत आता है, तो आप उसे भी इसी प्रकार से समझाएं। और जो पहले प्रश्न की यदि हमने बात करी, तो उसमें भी आप सबसे पहले अर्थ, फिर आता है परिभाषाएं, फिर आते हैं अभिप्रेरण के उद्देश्य, फिर आते हैं अभिप्रेरण का महत्व, फिर आते हैं अभिप्रेरण के प्रकार, फिर अभिप्रेरण की विधियां, अभिप्रेरण की विधियां, फिर अभिप्रेरण की विचारधाराएं, जिसमें आप परंपरागत विचारधाराएं और आधुनिक विचारधाराओं के बारे में बताएंगे कि परंपरागत विचारधाराएं किस प्रकार की, आधुनिक विचारधाराएं किसकी हैं। उन विचारधाराओं में आप मैग्नेटर आवश्यकता सोपान सिद्धांत जो है मैस्लो का, और मैग्नेटर के सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। और लास्ट में आप बताएंगे निष्कर्ष। यह आपका टॉपिक खत्म होता है। अर्थ, इससे पहले आपको सबसे पहले बताया था कि भूमिका आपको सबसे पहले देनी है। थोड़ा बहुत भूमिका बताइए कि अभिप्रेरणा संगठन के लिए किसकी आवश्यकता है। प्रबंध का आप बताएं कि जो अभिप्रेरणा है वो प्रबंध का हृदय कहलाता है। उसी के साथ साथ जो अभिप्रेरणा है कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आप भूमिका में 2-3 लाइन बताएं। फिर आप अर्थ बताएं, परिभाषाएं बताएं 2-3, फिर उद्देश्य के बारे में बताएं अभिप्रेरण के, फिर महत्व के बारे में, फिर अभिप्रेरण के प्रकार, कितने प्रकार का होता है अभिप्रेरण की कौन कौन सी विधियां हैं जो एक प्रबंधक प्रयोग करते हैं। फिर आता है अभिप्रेरण की विचारधारा है, जिसमें कि आप मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत और मैग्नेटर का XY सिद्धांत बता सकते हैं। और फिर लास्ट में आप निष्कर्ष देके अपने प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। तो ये अभिप्रेरण में आपको निबंधात्मक प्रश्न के बारे में भी बता चुकी हूँ और लघुत्तरात्मक प्रश्न के बारे में बता चुकी हूँ। तो अब आज जो ये टॉपिक है अभिप्रेरण, ये यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।